बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व नाज़रीन। जी, आज हम जो है क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पेपर है उसके अंदर 30 सवालात हैं, 30 सवाल होंगे और उसके साथ साथ ये जो पेपर है आपका इसमें 8 सफ़ात होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले गिन लेंगे आप, लेने से पहले आप इसे मतलब लेने के बाद इसे गिनेंगे आप। ठीक है कि इसमें 8 सफ़ात हैं और टोटल जो सवालात हैं वो 30 होने चाहिए इसमें। इसके साथ ही हम सबसे पहले जब पेपर मिलेगा हमें तो सबसे पहले इसमें हम जो इसमें आपका जो रोल नंबर होगा, ठीक है, जो आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर रोल नंबर दिया होगा आपको, एनरोलमेंट नंबर, वो आप इस पर भरिएगा पहले। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका जैसे रोल नंबर एम से कुछ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रोल नंबर है जो भी आपका है वो आप पहले फिलअप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद उस दिन की जो डेट है और उसका जो डे है आपका, जैसे मान लीजिए कल पेपर आपका है तो कल जो डे होगा आपका फ्राइडे, ठीक है, और जो भी दिन है आपका जैसे 23/4/2022। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लिख देंगे और इसके बाद आपके जो निगरान हैं यानी आपके इन्विजिलेटर हैं उनके साइन इसके ऊपर होंगे। ये जो पेपर है आपका इसमें 4 सेक्शन हैं, A, B, C और D। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो पेपर है उसमें 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन और D सेक्शन। इसके साथ ही इसमें एक चीज़ और दी गई होगी आपको, ये पेपर का कोड। ठीक है, ये पेपर का कोड जो होगा OMR शीट जो आपको मिलेगी या आंसर शीट के साथ जो OMR शीट होगी उसमें आपको ये कोड ज़रूर भरना है इसमें आपका। ठीक है, और बाकी जो डिटेल होंगी आपकी वो सब उसमें भरनी है आपको। तो ये जो भी इन्विजिलेटर के साइन यहाँ हो जाएंगे, जैसे डेट डाल देंगे उसमें। ठीक, ये जो है इन्विजिलेटर करेंगे, ये आप नहीं करेंगे बल्कि इन्विजिलेटर के लिए जगह दी है आपकी। ठीक है, अगर उसमें एक है तो एक, यानी दोनों हैं तो दोनों करेंगे आपका। इसके साथ ही हम हिदायत पढ़ लेंगे कि तालिब इल्म अपने सवालनामे से के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें और मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लें कि तमाम सफ़ात और सवालात की उतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी हुई है, और इसी बात की भी जांच कर लें कि सवालात सीरीज़ में हैं, यानी पहले ए ऑर्डर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इस सीरीज़ में चल रहा हो आपका। ठीक है, और तालिब इल्म को A, B, C और D में कोई एक जवाब मुंतखब करना और दिए गए जवाब नामे में सही जवाब लिखें। इसके अलावा जैसे जो मारूजी सवाल आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें फिर आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो भी लिखना है और साथ साथ उसका जो आंसर दिया होगा वो भी आपको लिखना होगा साथ साथ। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन है, तो उसमें मान लीजिए A सही है तो A तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे एक के साथ, और साथ ही उसका जो जवाब है वो भी लिखिएगा। मारूदी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए वक्त के अंदर देने हैं, और ये जो टाइम पीरियड है आपका 3 घंटे का, उसी टाइम पीरियड के अंदर सारे सवालात के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, मारूदी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया गया। अच्छा, इसके साथ तालिब इल्म जवाबी कापी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत लिखता है तो उसे इम्तहान से खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी है रोल नंबर के अलावा और कुछ नहीं लिखना है आपको, ना कोई निशानी आपको लगानी है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे 786 लिख दें या कुछ और इस टाइप की, ठीक है, कोई निशानी लगा दें तो वो सही नहीं है बेटा उसको। ठीक है, उसको हमें नहीं करना है। इसके साथ ही अपने सवालनामे पर सवालनामे की कोड नंबर, जो कोड नंबर आपका लिखा है, ठीक है, ये इसको लिखना है हमें, ये आंसर शीट के ऊपर लिखा जाएगा। पर्चा सवालात बैक वक्त 2 ज़बानों में फ़राहम किया गया है, शक व शुबा होने पर इंग्लिश वर्जन को ही मोतबर मानना चाहिए। ठीक है, ये जो सवालनामा आएगा आपका उसमें इंग्लिश में भी होगा और उर्दू जो आपकी ज़बान है उसमें भी होगा, और या ठीक है, और तीसरी ज़बान हिंदी है। तो जो उसमें अगर उर्दू और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों साथ में, तो उसमें जो इंग्लिश में जो लिखा होगा उसको ही सही मानेंगे हम।
अब इसमें देखना है कि जो तमाम सवालात हैं उसको हमें हल करना है। पहले तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है हमें कि सारे सवाल जो हैं लाजमी हैं, सभी को करना है। 1 से 8 तक जितने भी सवालात हैं वो मारूजी हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQ हैं। जवाबी ब्याज में दी हुई जगह इनके जवाब दें और इसके हल के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ये 1 नंबर का सवाल जवाब होगा इसका, यानी 8 × 1। अगला जो है 9 से लेके 16 जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें उनका जवाब 25 अल्फाज में लिखना है आपको, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी इस तरह से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे 16 तक के, और ये हैं 1 से 8 तक के। ये 2 नंबर का होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, सवाल 17 से 25 जो हैं वो हर एक का जवाब 40 से 50 अल्फाज के दरमियान होना चाहिए, और 17 से लेके 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 9 क्वेश्चन आपके, ये 9 सवाल आपके 4 नंबर के हैं, तो ये 9 चौक 36 नंबर के ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसके बाद 26 से लेके 30 तक के जो सवाल हैं, यानी 26, 27, 28, 29, 30, यानी जो 5 सवाल हो गए आपके, ये हो गए 8 नंबर के। तो इस तरह से करके ये टोटल आपकी 100 नंबर का, ठीक है, पर्चा बन जाएगा आपका। उसमें ये ध्यान रखना है कि जो सवाल 2 नंबर के हैं, ठीक है, 9 से 16, इसके जवाब आपको 25 अल्फाज में देने हैं। ठीक है, 25 से 30 हो जाए चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आप। ठीक है, ना इससे छोटा हो। और जो सवालात हैं 17 से लेके 25 तक के, उसमें आप 40 से लेके 50 तक के अल्फाज, ठीक है, तकरीबन आप 1.5 पैराग्राफ में या 1 से 1.5 पैराग्राफ में ऐसे आप निपटा दें आप। ठीक है, और जो सवालात हैं 26 से 30 के, इसे आपको 150 से लेके 200 अल्फाज में करना के दरमियान लिखना है आपको। ठीक है, ये तकरीबन आपको 1.5 से 2 पेज के दरमियान कोशिश करिएगा कि ये पूरा सवाल आपका हो जाए। टाइम का आपको ख्याल रखना है, घड़ी साथ में लेके जाएं ज़रूर। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है पता नहीं चलता वहाँ पर। और मास्क ज़रूर लगा के जाएँ। ठीक है, मास्क ज़रूर लेके जाएँ। और बेहतर है कि आप अपना जो रोल नंबर है उसका कि 2-3 फ़ोटो स्टेट करा के रखें। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मिस हो जाता है। ठीक है, तो उसका ख्याल रखिए कि अपनी 2-3 फ़ोटो स्टेट करा के रखें उसकी। पहला सवाल है जिस तरह कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झेल में से कौन गुजरात हड़प्पा तहजीब का एक मकाम है। ठीक है, ये जो 4 इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें दिए हैं इसमें MCQ के अंदर। पहला है ऑप्शन धौलावीरा, B है वडोदरा, C है कालीबंगन और D है सूरत। हड़प्पा से जुड़ा हुआ मकाम की बात की जा रही है, तो हड़प्पा से जुड़ा जो मकाम है गुजरात के अंदर, उसमें धौलावीरा है, लोथल भी है, नागेश्वर भी आता है। ठीक है, इसमें 3-4 जगह है, रंगपुर है उसमें। तो ये सब चीज़ें जगह जो हैं वो गुजरात में आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में कौन कौन सी हड़प्पाई इलाके पड़ते हैं। तो इसका आंसर A होगा। ठीक है, तो आप जो आंसर लिखेंगे उसका A लिखने के साथ ही फर्स्ट का आंसर क्या है, A है। ठीक है, और आंसर के साथ आप धौलावीरा भी लिखेंगे साथ साथ। ठीक है, ये इस तरह से लिखिएगा आप। ये पहले का जो आंसर है आपका जवाब वो A है, और उसका ठीक ऑप्शन भी लिखिएगा। अगला है मेघदूत किसके जरिए लिखा गया है। शूद्रक, चरक, कालिदास, श्रीहर्ष। ठीक है, हाँ, इसका ऑप्शन है आपका B। ठीक है, कालिदास, B आंसर इसका, कालिदास। ठीक है, इसके ज़रिए लिखे गई, कालिदास के ज़रिए। तो इसका आंसर होगा B, सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, भाषा ने लिखी मेघदूत स्वयं स्वधुतम, ये मर्च कटिकम, रत्नावली। बताइए भाषा ने क्या लिखी है। D आंसर होगा इसका, रत्नावली। तो तीसरे का आंसर होगा आपका D, रत्नावली। ठीक है, अगला है रियाजी के मैदान में कदीम हिंदुस्तानियों के ज़रिए 3 अहम खदमात थीं। क्या थी बताइए। रियाजी के मैदान में जो हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, वो क्या चीज़ दी है बताइए। क्या होना चाहिए, A इसका आंसर। A होगा इल्म मुसल्लसात, इशारी निज़ाम और सिफ्र का इस्तेमाल। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को दी है। अगला सवाल है हु डिस्कवर्ड ज़ीरो इन एंशिएंट इंडिया। कदीम हिंदुस्तान में सिफर की तलाश किसने की। एस तमम ने, A ऑप्शन है। दूसरी B है ब्रह्मगुप्त ने, C है आर्यभट्ट ने, D है बौद्धापन ने। जी, जवाब इसका क्या होगा,
सी। ठीक है, 5वें का जवाब हो गया आपका सी, आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए। सिफर जीरो को कहते हैं बेटा, जीरो। और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, साइंस की फील्ड में और मैथमेटिक्स की फील्ड में, इसी वजह से जो पहला सैटेलाइट है इंडिया का, इन्हीं के नाम पे रखा गया, आर्यभट्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा सैटेलाइट है वो भास्कर है जी, पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर है। अच्छा, अब है आयुर्वेद क्या है। पहला इसका ऑप्शन है साइंस का कदीम हिंदुस्तानी निज़ाम, बी रियाजी का कदीम हिंदुस्तानी निज़ाम, सी इल्म नजूम का कदीम हिंदुस्तानी निज़ाम, डी अदवियात का कदीम हिंदुस्तानी निज़ाम। ठीक है, आंसर इसका होगा डी, अदवियात का यानी दवाइयों का कदीमी हिंदुस्तानी निज़ाम। तो जवाब 6 डी आंसर होगा इसका, और लिख देंगे। चलिए इसे कर लीजिएगा। ठीक है, निज़ाम ये पूरा लिख लीजिएगा आप। अगला है सवाल अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी। ठीक है, 7वां सवाल है अर्थशास्त्र किसने लिखी। इसका ऑप्शन है ए चरक ने, बी सुश्रुत ने, सी आर्यभट्ट ने, डी चाणक्य ने। इसे लिखा था चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य का असल नाम क्या था, विष्णुगुप्त। तो ये चाणक्य के जरिए लिखी गई किताब है। तो ये जवाब इसका हो जाएगा 7वां, डी ऑप्शन, और चाणक्य। ठीक है, अगला सवाल है 8वां हर्षवर्धन के दौर में 4 मशहूर जामियात किन मकामात पर थीं। यानी जो यूनिवर्सिटियाँ थी उस दौर में, हर्षवर्धन के दौर में, वो 4 यूनिवर्सिटियों उनके नाम बताने। क्या होना चाहिए इसका, बी तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा। तो जवाब क्या होगा इसका 8 का, तक्षशिला, गया और नालंदा। ठीक है, अगला सवाल है लफ्ज, व्हाट इज द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड संस्कृति। लफ्ज संस्कृति की बुनियादी मायने क्या हैं। ये पहले ही चैप्टर में है आपका, संस्कृति, कल्चर से जो आपकी निकल के आया है वर्ड, ये संस्कृत का लफ्ज है संस्कृति। क्या मायने इसके। ठीक है, यानी सुधरी हुई चीज़, जिसमें सुधार किया गया हो, जिसमें सुधार किया गया हो उस चीज़ को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जो वक्त के साथ साथ जिसमें बदलाव आ जाता है, सुधार किया जाता है, सुधरी हुई प्रकृति यानी मामला या हालत, उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति। तो ये जो वर्ड है प्रकृति, संस्कृति और विकृति, ये आप याद कर लीजिएगा बेटा ये। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं कि मायने क्या है। प्रकृति का क्या है मतलब, बुनियादी मामला या हालत, जिस हालत में कोई चीज़ है पहले से और अभी भी उसी चीज़ में है, जिसे हम नेचर कहते हैं। संस्कृति जिसमें हमने कुछ अपनी तरफ से बदलाव लाए हैं, ठीक है, अपने वक्त के हिसाब से हमने इसमें चेंजेस कर दिए हैं, वो संस्कृति है, उसमें सुधार किया हमने, और वो जो हालत है वो बेहतर है पहले से। विकृति क्या होगा, उसमें हमने बिगाड़ पैदा कर दिया उसी चीज़ में। मान लो पहले नेचर में कोई चीज़ थी, प्रकृति में, और उसमें हमने उसकी बुनियादी जो हालत थी उसमें हमने उसको तब्दील कर दिया, लेकिन वो जो तब्दील किया उसमें वो बिगाड़ पैदा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, विकृति, खामी। ठीक है, और सकाफत तो पता ही है आपको क्या है, संस्कृति से मुराद है महज़ब और बाज़ौक़। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो लफ्ज़ संस्कृति के मायने हैं यानी किसी चीज़ में सुधार किया गया हो। अच्छा, अगला सवाल है 2 ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिन पर तवारीख की सही फहम मुनहसिर हो करती है। वो कौन सी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि तारीख को सही से लिखा गया है। इतिहास जो हिस्ट्री है हमारी, जो हम लिखते हैं, तो वो शहादतें देखते नहीं आपका, जितने मौरखीन हैं, मौरखीन और जो आपके जितने भी आसार कदीमा के जो माहिरीन होते हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं, तारीख का पता लगाते हैं। तो तारीख का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, वो सबसे पहले उस जगह से शहादतें जो मिलती हैं ना, उसको देखा जाता है पहले। ठीक है, और सबसे पहले इसमें जो हड्डियाँ निकलनी, मान लो खुदाई में कोई चीज़ कहीं से निकल के आई है, ठीक है, तो उसका ये देखा जाता है, इसकी कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है ये किस टाइम पीरियड की है। फिर उसी हिसाब से ये जांचने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी पुरानी है आपका, तो ये इसका ताल्लुक इस दौर से रहा होगा। ठीक है, तो सही फहम को करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उस जगह से जो चीज़ निकली है उसकी कार्बन डेटिंग से पता करते हैं कि वो कितनी पुरानी है। और उसके साथ साथ जो भी जैसे उसमें सिक्के निकल के आए, ठीक है, तो उससे किस बादशाह के अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और उसका ताल्लुक जो है वो किस बरादरी से जो कुछ चीज़ निकल के आ रही है वहाँ से, मालिक कब्रगाह से जो चीज़ निकल के आ रही हैं, ठीक है, उसका ताल्लुक वो किस ज़ात से है या किस बरादरी से है उसका। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं उससे वो जो है क्लू जोड़ते हैं आपका। तो सबसे पहले जो चीज़ें नाम जो निकल के आती हैं तारीख को सही फहम मुनसर करने के लिए, ठीक है, तो एक तो हम ये देखते हैं कि वो कितनी साल पुरानी है। ठीक है, और जो शहादतें मिलती हैं खुदाई से उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ कोई लिखा हुआ मवाद अगर मिलता है वहाँ से,
खुदाई में, जैसे कोई कुतबात निकल के आ गए खुदाई में, ठीक है, किसी पुराने दौर के, तो उसको डिकोड करके पता लगाया जाता है कि ये इसकी क्या तारीख़ है। ठीक है, बहुत सी शहादतें जो हैं उन्हें पढ़ के जो है मालूम किया जाता है, जैसे कि मिस्र की तहज़ीब है, या ये रोम की तहज़ीब है, या ये यूनान की तहज़ीब है, या हिंदुस्तान की तहज़ीब है, आपका हड़प्पा की तहज़ीब है, या चाइना की तहज़ीब है। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ से जो शहादतें मिलती हैं हमें, वो उसकी ऊपर डिपेंड करती हैं। अगला है सजावटी फ़न के लिहाज से रंगोली की खसूसियात की वजाहत कीजिए। जो रंगोली, अब ये पेंटिंग वाला चैप्टर में से आ गया आपका, ये सजावटी फ़न के लिहाज से रंगोली की खसूसियात की वजाहत कीजिए। बताइए क्या खसूसियात होती है? जो रंगोली बनाई जाती है उसकी खसूसियात क्या होती है, और पहले तो पता होना चाहिए कि रंगोली क्यों बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो त्यौहार होते हैं, होली है, दिवाली है, और बहुत सारे जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं उसमें रंगोली तैयार की जाती है। ठीक है, और उसमें जो चावल के आटे से बनाई जाती है, और उसमें बाकायदे जो कुदरती रंग होते हैं वो उसमें ले लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है बाकायदा अलग अलग जो फूल हो गए, आपके पत्तियाँ हो गई, और जो ट्रायंगुलर या जो आपके ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइन होते हैं वो तैयार किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब उसी में होते हैं। तो मकसद उसका ये होता है कि सजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कोई जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके वेलकम के लिए वो चीज़ तैयार की जाती है। अगला है हिंदुस्तानी रिवायती मौसीकी में घराने के क्या मायने हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी जो है उसमें जो घराने होते हैं उसके क्या मायने होते हैं। घराना जैसे पटियाला घराना हो गया, ठीक है, इसी तरह से ग्वालियरी घराना है, बनारस का घराना है, और इसी तरह से बहुत सारे और घराने हैं। इसके अलावा दिल्ली घराना हो गया, जो कि मौसीकी से जुड़े होते हैं। बताइए मौसीकी क्या मतलब होता है इसका, घराने से? देखिए, अलग अलग जो घराने हैं उनकी अपनी एक ख़ास क्वालिटी होती है। ठीक है, गाने की अलग ख़ास तरकीब होती है, क्वालिटी होती है, जिसके ऊपर वो अपने गाने उनके बेस्ड होते हैं, राग बेस्ड होते हैं। कोई घराना जो है, जो किसी ने कोई चीज़ ठुमरी है, किसी का ख्याल है, किसी का अलग गाने का तरीका है। ठीक है, तो वो जो उनकी जो अलग क्वालिटी होती है, ख़ास जो एक तरकीब होती है, वो उनको मशहूर बनाती है, अलग बनाती है, मुनफरिद बनाती है। ठीक है, अब वो जो होता है क्या, इसमें उस घराने के अंदर उस में ये होता है कि गुरु शिष्य जो परंपरा है, यानी जो उस्ताद और जो चेले की जो एक रिवायत है वो चली आती है उसमें। ठीक है, तो वो उस मखसूस जो ट्रेडिशन होता है, जो एक गाने का तरीका है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि भाई ये जो बंदा है या ये जो गाने वाला है वो पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये उन्होंने तालीम जो है उस घराने से ली है। ठीक है, ये जो बंदा है इसने ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखता है, यानी इसने तालीम अपनी उस घराने से ली है। तो ये इसका मतलब होगा। अगला है कदीम हिंदुस्तानी तालीम में गुरुकुल का क्या काम है। कदीम हिंदुस्तानी तालीम में गुरुकुल जो है उसका क्या काम होता है। ये लास्ट ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर 20वां चैप्टर है जो तालीम के बारे पे था। ठीक है, उसमें हिंदुस्तानी तालीम जो हिंदुस्तानी तालीम के बारे में था उसमें पूरा बयान किया गया है, पूरा निज़ाम। गुरुकुल, कुल का मतलब क्या होता है, ख़ानदान, और गुरु मतलब उस्ताद, उस्ताद का ख़ानदान। लफ्ज़ी मायने तो ये हुए इसके, लेकिन यहाँ मतलब मुराद क्या है, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अलग होती है, सेपरेट होती है, और वहाँ जाके जो हिंदू बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र नहीं होते इसमें शामिल, तो तीन ही जो आपकी ज़ातें बरादरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं, वो जाके वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, और उन्हें बाकायदा जो है वहाँ से तकरीबन 13-14 साल तक की उम्र तक जो है वहाँ तालीम दी जाती है उन्हें। ठीक है, और बाकायदा उसमें वो तैयार किया जाता है उन्हें, उनसे मेहनत कराई जाती है उन्हें। ठीक है, जो शस्त्र यानी हथियार चलाने की जो आपकी वो जो तालीम है वो दी जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी जो तालीम है उनकी जो मजहबी तालीम है वो दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक तरह से वो एक स्कूल होता है या कॉलेज होता है, ठीक है, वो बच्चों के लिए, और वहीं उनका रहने का भी इंतज़ाम होता है बाकायदा। ठीक है, और वहाँ से वो बच्चा जो है तालीम याफ्ता होकर निकलता है, जैसे हमारे मदारिस होते हैं, ठीक है, वैसे ही उनके हिंदुओं के गुरुकुल होते हैं आपका। अगला है बाला ज़ौजियत शादी और ज़ैर ज़ौजियत शादी के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। बाला ज़ौजियत शादी और ज़ैर ज़ौजियत शादी क्या मतलब हुआ इसका।
बाला से पता, लफ्ज़ बाला से पता चल रहा होगा आपको, बाला से क्या मुराद है, यानी आला ख़ानदान में शादी करना। ठीक है, एक बंदा जो है निचली तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो शादी उसकी आला ज़ात में हो जाती है, ठीक है, या दूसरी बरादरी में हो जाती है आपका आला ख़ानदान में, तो ये आपका बाला ज़ौजियत से मुराद होगा इसका। जबकि ज़ेर ज़ौजियत का मतलब जो होगा कि या तो अपनी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले या अपने से कमतर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो आपका ख़ानदान है उसमें शादी करना। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसी तरह कसीर अज़वाज और यकरकुनी अज़वाज में भी क्या फ़र्क होता है, ये भी आ सकता है सवाल। ठीक है, एक से ज़्यादा शादी जो होती हैं उसमें और यानी एक ही जो शादी हुई उसमें क्या फ़र्क है आपका, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सकाफ़त, अच्छा अगला सवाल है, हिंदुस्तानी सकाफ़त के गैर ममालिक में फैलाव की सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र खसूसियत क्या थी। यानी हिंदुस्तानी जो सकाफ़त है वो दूसरे ममालिक में जो फैला है, ये जो लास्ट चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड है। हिंदुस्तानी सकाफ़त का जो गैर ममालिक जो में फैला हुआ उसके पीछे क्या वजह रही, बताइए। कोई बताएगा आप में से, हिंदुस्तानी सकाफ़त गैर ममालिक में क्यों फैली, इसकी पीछे क्या वजूहत थी। इसके जवाब भी दिया था आपने पिछले इसमें सेशन में। सबसे पहली वजह इसकी ये थी कि जो हिंदुस्तान में बुद्ध मज़हब जो है उसकी आने की वजह से, ठीक है, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई। ठीक है, तो बाहर से लोग जो हैं, जो आपका जो ज़ायरीन होते थे, सयाह होते थे, वो हिंदुस्तान आते थे और बहुत से उसमें जो है यहाँ पे हिंदुस्तान में आके तालीम भी हासिल करते थे। ठीक है, फ़ाहियान उसी में दौर में आया जो चीन से, और यहाँ हिंदुस्तान में आके उसने तालीम हासिल करी। ठीक है, तो इस तरह से असल जो यानी जो बौद्ध मत की जो तहजीब है और उसकी जो सकाफ़त है, उसके साथ साथ उसकी जो तालीमात हैं, उसका असर जो है दूसरे ममालिक ने लिया। उसमें चाइना भी हो गया, उसमें इसके अलावा जापान भी है, श्रीलंका भी हो गया, और इसी तरह से इस तरफ के जो ममालिक हैं आपका जो मशरिक़ की तरफ के, ठीक है, उसमें आपके इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और इसी तरह से वियतनाम है। ये सारे जो हैं जितने भी ममालिक हैं इन्होंने इसका असर लिया। थाईलैंड हो गया उसमें। तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये थी कि जो बुद्ध की तालीमात थी उससे लोग मुतासिर हुए। ठीक है, और उसकी वजह से हिंदुस्तानी सकाफ़त जो है दूसरे ममालिक में फैली। और कहीं कहीं हम जैसे देखते हैं कंबोडिया में जो है वो विष्णु मत जो है आपका वो फैला वहाँ पे जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो उसकी खासियत है। अगला सवाल है, रोमाज कौन थे। रोमाज कौन थे, बताइए। रोमाज कौन थे? बताइए। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, बताइए रोमास कौन थे? रोमास, ये रोमास को कह रहे हैं, कुछ और है। रोमास का है, देखिए ये आपका जो साइंटिस्ट वाला जो चैप्टर है उसमें आप देखो बेटा, उसमें है ये। ठीक है, जो साइंटिस्ट वाला चैप्टर है उसमें आप देखिए, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको। जिसमें कदीम साइंटिस्ट हैं, उसमें इसी तरह से जदीद, दौरे जदीद के वस्ती अहद के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उसी में इसका आंसर दिया गया है। अगला सवाल है, हड़प्पा तहजीब के शहरों के किन ही 4 अहम खसूसियात की वजाहत कीजिए। हड़प्पा तहजीब के 4 जो शहर हैं उनके 4 अहम खसूसियात बयान कीजिए। ये पहला चैप्टर में से ही है आपका। ठीक है, जिसमें हड़प्पा शहर के बारे में है पूरा 4 खसूसियात क्या थी, बताइए। सबसे पहली खसूसियात ये थी कि ये सिंध नदी के किनारे आबाद था। ठीक है, दूसरी खसूसियात ये थी कि इसको बाकायदा जो है एक क्या कहते हैं आपका मनसूबाबंद तरीके से जो है शहर को आबाद किया गया था। ठीक है, और तीसरा इसमें जो है बाकायदा जो है पानी की निकासी का पूरा इंतज़ाम किया गया था। और चौथा इसमें बाकायदा जो है इसमें जो घर थे उसमें हर एक घर में कुएँ थे बाकायदा, और घर में कुएँ के साथ साथ उसमें
2 मंजिला इमारत थी घरों की, और साथ साथ उसमें जो है खाने पीने का जो अशिया है उसको महफूज रखने का उसमें जो है इसमें बाकायदा स्टोरेज बना हुआ था उसमें, और उसके साथ ही एक बड़ा स्विमिंग पूल भी था उसमें, ठीक है, स्विमिंग पूल जो है उसमें बनाया गया था। और ये जो आपकी शहर थे वो 2 हिस्सों में बटे हुए थे, एक ऊपरी शहर था, दूसरा निचला शहर। ऊपरी शहर में रहने वाले जो लोग थे वो आला ख़ानदान से, आला तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि जो निचला शहर था जो काफ़ी बड़ा होता था उसमें जो दूसरे दिगर ज़ात या बरादरी या जो तबकात थे वो उसमें रहते थे, ठीक है, जिसमें किसान हो गए, सौदागर हो गए, ताजिर हो गए, वो सब उसमें शामिल थे। सवाल है, हिंदुस्तान की ज़बानों में संस्कृत के अहम किरदार के 4 वजूहात पर बहस कीजिए। हिंदुस्तान की ज़बानों में संस्कृत की अहम किरदार की 4 वजूहात पर इस पर बहस कीजिए। बताइए जो संस्कृत है वो इतनी अहम क्यों थी, क्या बात थी उसकी, क्या वजह थी। सबसे पहले बात तो ये कि जो संस्कृत है वो सबसे पुरानी कदीम ज़बान है हिंदुस्तान की, ठीक है, तकरीबन 5000 साल पुरानी। दूसरी बात ये कि संस्कृत जो है वो आला तबकात से ताल्लुक़ रखती थी, यानी बाद में जो ब्राह्मण जो तबका है वही उसे बोलता था, और लिखने की जो है मतलब उन्हीं जो है आपका लिखने का उन्हीं क्या कहते हैं आपका ऑर्डर था उन्हें, ठीक है, वही लिख सकते थे। इसके अलावा जो दूसरे दिगर बिरादरी जैसे उसमें क्षत्रिय और वैश्य भी इसमें थे, ठीक है, लेकिन असल जो था वो जो संस्कृत के अंदर जो शिक्षा या तालीम लेने और देने का जो मामला थे वो सिर्फ जो है वो जो ब्राह्मण थे आपका वही दे सकते थे आपका। इसके अलावा संस्कृत जो है आपका ये वेदों की ज़बान है, वेदों की ज़बान है, जितने वेद हैं 4 वेद, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, इनकी ज़बान है। और साथ ही ये जो है आपका ग्रामेटिकली बहुत ही सटीक ज़बान है आपका, और आज के दौर में इसे कहा गया है कि कंप्यूटर की ज़बान है, ठीक है। तो ये पुराने होने के साथ साथ, कदीम होने के साथ साथ आज की जो दौर की जो ज़बान है, कंप्यूटर की ज़बान, लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी इसको सपोर्ट करता है, देखने वाली बात है। अगला सवाल है, उपनिषद के किन ही 4 अहम खसूसियात पर बहस कीजिए। उपनिषद के बारे में बताइए, उपनिषद के ऊपर, ठीक है, ये भी आपका जो हमारा जो सकाफत से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। उपनिषद के किन ही 4 अहम खसूसियात पर बहस कीजिए। पहले तो मालूम होना चाहिए कि उपनिषद क्या है, ठीक है। उपनिषद जो हैं ये वेदों के बाद का दर्जा है, ये वेद जो 4 वेद हैं बड़े, उसके बाद उपनिषद आते हैं, ठीक है। और इन उपनिषद में जो है आपका जो ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मराहिल हैं आपका वो हैं, इसके साथ साथ जो इसके अलावा जो मंत्र हैं आपके अलग अलग, ठीक है, वो है आपका उससे जुड़े हुए। और इसमें जो अलग अलग जो देवी देवता हैं, ठीक है, उनके बारे में बयान किया गया है इसके अंदर, ठीक है। जो हिंदू जो क्लासिकल जो आपकी जो माइथोलॉजीज़ हैं आपका वो उपनिषद में आप उससे जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो जिसमें शिव का है आपका, शिव का है हो जाता है आपका, और विष्णु से जुड़े हुए हैं आपके वाक़यात हैं आपका, ठीक है। और जो दिगर जो इनके मजहबी देवी देवता हैं उससे जुड़े हुए बहुत सारे वाक़यात हैं, और उनसे जुड़े हुए बहुत से श्लोक हो गए, मंत्र हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी फ़लसफ़े में आत्मा के तस्वुर का तनकीदी जायज़ा लीजिए। बताइए, हिंदुस्तानी फ़लसफ़े में आत्मा के तस्वुर का तनकीदी जायज़ा लीजिए। आत्मा, ठीक है, आत्मा से है ना, आत्मा यानी खुद से है, खुद ही से है। हिंदुस्तानी फ़लसफ़े में आत्मा की तस्वुर की और तनकीदी जायज़ा लीजिए। आत्मा को किस तरह से देखता है हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा। जो फ़िलोसफ़ी है, इंडियन फ़िलोसफ़ी है, ठीक है, उससे मैं उस चैप्टर से रिलेटेड बताइए। और इसमें पूरा बाकायदा बयान किया गया है आत्मा के बारे में, ठीक है। इसे पढ़िएगा आप कि आत्मा का तस्वुर क्या है। आत्मा को जो है ये माना गया है कि आत्मा जो है ये परमात्मा से मिल जाएगी जाके, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाएगी जाके। और ये भी कहा गया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही जुज़ है, ठीक है, कहीं कहीं ये बयान किया गया है। अहम ब्रह्मा जो है ना आपका, जो एक इनका कॉन्सेप्ट है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो खुदा से जुड़ी हुई हैं आपका, ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट है आपका। हमारा जी जो इंडियन फ़िलोसफ़ी है उसमें देखिएगा बेटा ये आपका, ठीक है, उस चैप्टर में है ये। इसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट के बारे में है कि आत्मा क्या है, रूह और जो मादी जो आपकी मादियत है उसके बारे में बयान किया गया है इसके अंदर, जो कॉन्सेप्ट है पूरा। तो हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब जो है खुदा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से लिंक है आपका, ठीक है। और आपका हमारा ये कहना है, हमारा मानना है जो इस्लामी है कि जो खुदा और जुदा, ठीक है,
जो बाकी चीज़ें, ठीक है, खुदा ने ही यानी खुदा से रिलेट करती हैं आपका। वो ये कहते हैं कि खुदा की हैं, खुदा से, ठीक है, खुदा से हैं, यानी कुछ इसमें बाय द गॉड, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये खुदा ही है, मतलब खुदा से जुड़ा हुआ है आपका, जबकि हमारा ही खुदा से यानी खुदा ने इन चीज़ों को बनाया है, ठीक है, अब ये उससे जुदा हो गया है। जबकि वो ये कहते हैं कि ये उससे जुदा नहीं है बल्कि ये खुदा में भी शामिल है, और बाकी बाद मरने के जो आत्मा है वो खुदा में शामिल हो जाएगी जाके। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, इनका फ़िलासफ़ी है ठीक है, इसको देखिएगा आप। इसको अगला सवाल है, कदीम हिंदुस्तान में तालीम के किन ही 4 अहम मकासद बताइए। कदीम हिंदुस्तान में तालीम के किन ही 4 अहम मकासद बताइए, क्या थे? तालीम क्यों हासिल की जाती थी? बिल्कुल, ठीक है, ये है इसका जवाब, ठीक है। इसे और अपनी तरफ से इसे एलोबरेट कर सकते हैं, इसकी और वजाहत कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से इसमें बात को आप लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं इसमें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती या कोई आप कहीं है तो आप अपनी तरफ से भी अपनी अकल जो फहम जो है इसका इस्तेमाल करते हुए कि ये ऐसा हो सकता है, उसको उस जवाब को उस तरह से दे सकते हैं आप, ठीक है। तो उसे खाली मत छोड़िएगा, उसको अपनी अकल इस्तेमाल करके जो है आप उसको कर सकते हैं आप, ठीक है, कोशिश करिएगा। अगला सवाल है, कदीम हिंदुस्तान में हर एक वर्ण से मुंसलिक अहम काम क्या था? अब 4 अहम वर्ण थे ना आपके, अब वो चारों वर्ण से जो यानी जो वर्ण है आपका जाते हैं, उनसे जुड़े हुए काम भी बता दिए क्या थे। पहला तो आपका है ब्रह्मा, सबसे आला ज़ात, इनका काम क्या था कि तालीम देना, शस्त्र विद्या जो होती है आपकी हथियार चलाने की तालीम देना, ठीक है, और भिक्षा या आपका भिक्षा मांगना आपका, ठीक है, और इसके साथ ही जो शादी ब्याह और इसके ज़िंदगी से जुड़े हुए जो बहुत सारे रस्मी मजहबी रसाइम हैं, ठीक है, उन रस्मों को वो अदा करते थे, ठीक है। बस ये काम तो इनका था। दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो शस्त्र चलाने वाले, ठीक है, ये ब्रह्मा के कंधों से पैदा हुई जात है, और इसको भी बताया जाता है कि ये बादशाहत करेंगे या फिर ये जो है हिफाजत करेंगे या सिपह सलारी, ठीक है, या फौज का जो काम है वो ये देखेंगे आपका शस्त्र। और साथ ही ये यानी ये रियाया को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आ गए। तीसरे नंबर पे वेश्य आ गए। वेश्यों का काम जो है ये माना गया है कि ये ब्रह्मा के रानों से पैदा हैं, और इनका काम ये है कि ये तिजारती जितने भी काम हैं आपका और खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो काम हैं आपका वो अंजाम देंगे। लास्ट में आ जाता है शूद्र। शूद्र या दलित जो है आपका, वो उनका काम ये है कि तीनों जो वर्ण हैं आला जात हैं उनकी खदमात को फराहम करेंगे ये, ठीक है, और जो छोटे काम हैं आपका वो ये करेंगे आपका। अगला है सवाल, 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी के दरमियान का दौर हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम के फ़रोग़ का अहम दौर तस्लीम किया जाता है। इस लिहाज से 2 मखसूस तरक्यात का जिक्र कीजिए। 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी के दरमियान का दौर हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम के फ़रोग़ का दौर है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में 2 मखसूस तरक्यात का जिक्र मिलता है। वो क्या थी बताइए। यानी ज़ात पात के निज़ाम होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का जो समाज था उसने तरक्की करी थी उस दौर में। तो वो 2 तरक्की बताइए किस फील्ड में थी। देखिए, एक तो सबसे पहले तो अदब के लिहाज में देखें, अदब के में बहुत काम हुआ इसमें। आप देखिए जितने भी संस्कृत के स्कॉलर हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपनी जो किताबें हैं, जैसे मेघदूत है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में हो गई आपकी, और मृच्छकटिकम है, और बहुत सारी इसके अलावा जो किताबें हैं वो उस दौर में लिखी। शुद्राक ने लिखी मृच्छकटिकम, और मेघदूत और शकुंतलम ये कालिदास ने लिखी। तो ये उस वक्त के अदीब थे, और उसी दौर में जो है साइंटिफिक रिसर्च जो है उस टाइम में की गई। तो आर्यभट्ट हैं, और इसी तरह से भास्कर हो गए, वराहमीर हो गए, और इसी तरह चरक है, और वो है आपका सुश्रुत है। ये सब जो है साइंटिफिक रिसर्च में इन्होंने काम किया अपना, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाया। तो उसमें चाहे अदवियात हो, चाहे रियाजी हो, चाहे इसमें इल्म फल्कियात है, ये सारे जो आपके मैदान हैं इनमें जो है बहुत काम किया गया। अगला सवाल है, रेशम का रास्ता के किन ही 4 खसूसियत पर बहस कीजिए। जो सिल्क रूट है, रेशम का रास्ता, ठीक है, इसके ऊपर बताइए, इसकी खासियत भी बताइए क्या थी। इससे पे जो आखिरी चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इससे ज़्यादातर सवाल उस चैप्टर से भी बहुत आते हैं। तो ये इसको अच्छे से तैयारी करिएगा आप लास्ट चैप्टर की, जो 21वां चैप्टर है। रेशम का रास्ता किन ही 4 खसूसियत पर बहस कीजिए। इसकी जो आखिरी चैप्टर है उसका सवाल है ये। बताइए इसके बारे में।
देखिए सबसे बड़ी बात खासूसियत ये थी इसकी कि ये रोम से लेके जो चाइना तक जो आपका ये जो तिजारत हुआ करती थी वो इसी रूट के इसी रास्ते के तहत होती थी। तो जितने भी मुसाफिर थे वो इन्हीं रास्ते से जो है वो जाया करते थे। ये रेशम मार्ग कहलाता था या रेशम रास्ता, ठीक है, सिल्क रोड इसे इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें जो है आपका इसमें तुर्की, रोम से लेके तुर्की हो गया आपका, फिर अब इराक, ईरान से होते हुए फिर ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए ये हिंदुस्तान से फिर चाइना की तरफ ये रूट जाया करता था। काफ़ी बड़ा रूट है ये सिल्क रूट, और इससे तिजारती लेन देन होता था, क्योंकि ये इस रूट में जो है, क्योंकि चाइना की जो सिल्क थी बहुत मशहूर थी, ठीक है, और उसकी डिमांड थी पूरी दुनिया में। ख़ास करके जो मगरबी ममालिक हैं जिसमें यूनान हो गया और ये रोम हो गया, उसमें इसकी बहुत डिमांड थी। तो आप ये देखिए ये रूट है आपका, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये चाइना से होकर जा रहा है ये रूट, पर्शिया अरबिया होता हुआ ये यूरोप तक जा रहा है आपका, ठीक है, रोम तक। तो इसकी डिमांड थी आपका। तो ये एक तिजारती हिसाब से भी और सकाफती हिसाब से ये रूट जो है बहुत अहमियत रखता था। तो जितने भी लोग जो सकाफत से रिलेट करते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे आपका, ठीक है, दूसरी सकाफतों से जुड़े हुए थे, तो उनका सकाफती एतबार से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, और ये तिजारती एतबार से भी बहुत इम्पॉर्टेंट था आपका। इसके साथ साथ हम देखते हैं समाजी एतबार से भी। अगला है, ऐसे किन्हीं 4 तरीक़ों का जिक्र कीजिए जिसके ज़रिए हिंदुस्तानी सकाफ़त का असर बर्मा में नज़र आता है। ऐसे किन्हीं 4 तरीक़ों का जिक्र कीजिए जिसके ज़रिए हिंदुस्तानी सकाफ़त का असर हमें बर्मा में नज़र आता है। ये लास्ट चैप्टर मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां जो है, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब इसमें बर्मा नहीं, ये रंगून की बात हो रही है। रंगून में हमें नज़र आता है क्या नज़र आता है। सबसे बड़ी बात तो ये नज़र आती है, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके बहुत सारे वर्ड जो हैं बर्मी जो आपकी ज़बान है उसमें हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो लास्ट का चैप्टर आप देखिएगा। म्यांमार, बर्मा, देखिए बर्मा की बात करें, म्यांमार, बर्मा, इसमें अमरावती और तिमरापति के बंदरगाहों ही कब्ज़ों से लोग 2वीं सदी ईस्वी में म्यांमार में आबाद हुए, और पागान 11वीं से 13वीं सदी तक बौद्ध सकाफत का अजीम मरकज़ था। उन्होंने बुद्ध और संस्कृत किताबों के तर्जुमे के लिए पाली ज़बान का अपना पहलू तैयार किया। सबसे बड़ी बात यह कि अपना पहलू उन्होंने तैयार किया कि बुद्ध और संस्कृत ज़बान को समझने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ बुद्ध सकाफत जो है वहाँ खूब फली फूली उस दौर में। तो जो देखते हैं हम हिंदुस्तान म्यांमार के अंदर जो बुद्ध सकाफत है, ठीक है, उसका जो आज तक जो हमें नज़र आता है वो उसी वजह से, उस दौर की वजह से नज़र आता है 13वीं सदी में जो बुद्ध वहाँ सकाफत फैली। और साथ साथ हम जैसे बताया आपको कि वहाँ की जो लैंग्वेज ज़बान है उसमें संस्कृत के जो बहुत सारे अल्फाज हैं वो अभी भी शामिल हैं, ठीक है। मेन पे आ जाइए। अगला सवाल है, सकाफत मजमुई होता है, सकाफत और विरसे के दरमियान ताल्लुक़ का जिक्र करते हुए इस बयान पर तबादला ख्याल कीजिए। सकाफत मजमुई है यानी दोनों तरफ से मिला हुआ है। सकाफत और विरसे के दरमियान ताल्लुक़ का जिक्र करते हुए इस बयान पर तबादला ख्याल कीजिए। सकाफत और विरसा, सकाफत और विरसा वो चीज़ होती है जो हमें अपने माँ बाप से या ख़ानदान से जो हमें मिलती है, हेरिटेज जिसे कहते हैं आपका, ठीक है। बाद मरने के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ज़मीन जायदाद है, ठीक है, वो हमें मिलती है, ठीक है, जो छोड़ गए हमारे अजदाद, विरसा हो गया। सकाफत, अब सकाफत क्या है? सकाफत जो हम उनसे लेते हैं, जो चीज़ हम उनसे क्या कहेंगे आपका यानी एक तो मादी तौर पे हमने हुआ तो ये विरसा तो मादी तौर पे हो गया। सकाफत क्या होगा? सकाफत है कि रूहानी तौर पे हो गया, रूहानी तौर से जुड़ा हुआ है आपका, जिससे बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो हम अपने एंसेक्टर से लेते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। उसमें जो क्वालिटीज़ हो गई आपकी, अब जैसे किसी फ़न के अंदर माहिर हैं हमारे अजदाद, ठीक है, वो फ़न जो है वो हमें उनसे विरसे में मिल जाता है, सकाफत, ठीक है। जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला ख़ानदान है आपका, तो उसमें हम देखते हैं कि उनकी जो नस्लें हैं वो लकड़ी के काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं आपका। कोई चमड़े का काम करता है, उसको बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है, उसके जूते बनाने का है या और दूसरे जो कलाकार हैं आपका, ठीक है। तो सकाफत में हम ये देखते हैं कि जो हमारे अजदाद जो हमें सिखा गए हैं जो चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो क्वालिटीज़ तिजारत से जुड़ी हों, चाहे उसमें ज़िंदगी गुजारने से जुड़ी हों, ठीक है, बहुत सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें अपने अजदाद से मिलती हैं, ठीक है। जब हम उनके से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो विरसे में हमें छोड़ जाते हैं, ठीक है। ज़मीन जायदाद हो गई, और जो इसके अलावा पैसा, माल दौलत वगैरह है आपका, ये मादी तौर पर ये विरसा हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है।
कदीम खास इंपॉर्टेंट रखते हैं, कदीम वाला है, कदीम है। दौर वस्ता का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कदीम का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और उसके जदीद दौर के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी देख लीजिएगा। जो आपकी OMR शीट है, यानी जो पहला पेज होगा आपका वो इस तरह का होगा कुछ, आप देखेंगे। इसके साथ साथ एक पेज पीछे भी होगा, जब पलटेंगे ना इसे आप, एक पेज पीछे का भी होगा, वो इतना ही होगा, वो हाफ ही होगा इतना, ठीक, उसको भी भरना है आपको साथ साथ। तो जब ये पहला देखिए, इसमें सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आपकी जो ये आंसर शीट मिल रही है आपको, इसके अंदर कोई खाली लाइन ना हो, इसमें वो पेज जो है ब्लैंक ना हो, ठीक है, लाइन होनी चाहिए सब पे। अगर इसमें मान लो कुछ कमी है तो आप बता दीजिएगा अपने जो इन्विजिलेटर्स हैं, ठीक है, जो निगरान हैं, उनको बता दीजिएगा कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको ये बदल देंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये आपको मिल जाए तो आपको जो है तकरीबन 10 या 15 मिनट जो है इसे भरने के लिए दिए जाएंगे पहले ही, तो आप वक्त से पहले जाइएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट भरा जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ICH, ये भरेंगे आप, और उसका कोड जो है वो यहाँ डलेगा, ठीक है, कोड नंबर यहाँ डलेगा। तो सब्जेक्ट आपका हो गया इंडियन, या उर्दू में लिखेंगे आप, ठीक है, सकाफत, हिंदुस्तानी सकाफत और तहजीब, ठीक है, इसका इसे भर दीजिएगा आप। और उसके बाद 223 ये कोड है आपका, ठीक है। और उसके बाद दिन और एग्जामिनेशन की डेट जो होगी, मान लीजिए कल है आपका, तो फ्राइडे कितना है, 22 अप्रैल, 22/4/2022, ठीक है, पूरा आप लिखेंगे। इसके बाद लैंग्वेज, किस मीडियम में आप पेपर दे रहे हैं, तो पेपर होगा वो आपका उर्दू है, ठीक है, उर्दू लिखेंगे। इसके बाद जो आपको पेपर मिला था, वो क्वेश्चन पेपर मिला था, उसके ऊपर जो कोड था, ठीक है, आप देखेंगे उसमें कोड लिखा होगा, तो 60 से कुछ कोड था, तो वो कोड आप यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आपको पेपर का जो सेट मिला है वो कौन सा है, A है, B है, C है, 3 सेट में से एक हो सकता है। तो अगर A है तो A पे आप डार्क कर दीजिएगा अच्छे से पेंसिल से या पेन से, ठीक है, बहुत अच्छे से डार्क करिएगा ऐसे। अच्छा, इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें आप 9 लगाएंगे, ठीक। अगर किसी जो तालिब इल्म है उसमें कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, कुछ हाथ में जैसे बहुत से होते हैं हैंडीकैप्ड भी पर्सन होते हैं, तो वो हैंडीकैप्ड पर्सन अगर हैं तो यस लिखेंगे या टिक लगा देंगे। अगर 9 है तो इसके 9 के ऊपर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब वो डिसेबिलिटी अगर है तो किस में, ये ब्लाइंड है, ठीक है, या हैंडीकैप्ड है या क्या है आपका, तो डिसेबिलिटी की कैटेगरी होती है आपकी, वो वही भरेंगे जो डिसेबल्ड है, ठीक है, वरना आप खाली छोड़ देंगे, इसे भरने की जरूरत नहीं है। अगला है, इसमें भी 9 भर दिएगा, क्या लिखा है, अच्छा, ये इसमें लिखा है आपका कि आपने वो लिया है नहीं है, स्केबीज के नाम इसके आगे लेते हैं, वो स्क्राइबर, जो अलग से जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए लिखने वाले एक बंदा होता है, ठीक है, अलग से वो परमिशन मिलती है एग्जाम की तरफ से, ठीक है, कि आप जो है उसे ले जा सकते हैं साथ में, लेकिन सिर्फ जो है उतना ही पढ़ा होगा जितना कि वो बच्चा है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है सिर्फ राइटिंग करेगा, वो बोलता रहेगा, उसे राइट करेगा। तो राइटर्स के लिए ये कॉलम है मेरे ख्याल से, ठीक है, राइटर जो होते हैं उनके लिए शायद ये। तो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो चीज़ समझ में ना आए तो सर से पूछ लीजिएगा, जो सर वहाँ पे मौजूद होंगे उनसे मालूम कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जैसे रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा, पहले देख लीजिएगा कि उसमें कितने डिजिट हैं इसके अंदर, और उसी डिजिट के हिसाब से आप यहाँ पर आप उसे भरना है। पहले तो आप लिखेंगे, मान लीजिए आपका जो भी M से के मान लो कुछ है, आपका रोल नंबर है 2 0 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जितना भी मान लीजिए आपका है ये। अब उसी के नीचे क्या करेंगे, जैसे अगर M है तो M के नीचे आप M को उससे आप उसको डॉट को M लिखा होगा आपका, ऐसे लेके Z तक लिखा होगा, तो इसमें M देख लीजिएगा M कहाँ पर है, तो M को आप जो है सर्किल कर लेंगे। इसी तरह 2 0 1 2 के नीचे आप 2 को सर्किल कर लेंगे अच्छे से, 0 के नीचे 0 को सर्किल करेंगे, 1 के नीचे 1 को सर्किल करेंगे, 3 के नीचे 3 को सर्किल करेंगे, 4 के नीचे 4 को सर्किल करेंगे, और सर्किल अच्छे से करेंगे आपका, ठीक है। और 5 के नीचे 5 को सर्किल कर देंगे आप अच्छे से, 6 के नीचे 6 को, 7 के नीचे 7 को, 8 के नीचे 8 को, ठीक है, अच्छे से सर्किल करेंगे आप। और 9 के नीचे 9, 5 के नीचे 5, 0 के नीचे 0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका नाम होगा। अब नाम मान लीजिए कुछ है आपका, मोहम्मद अनस है मान लीजिए, तो मोहम्मद MOHD है। अब मोहम्मद के बाद MOHD मान लीजिए, तो उसके बाद स्पेस देंगे आप, जगह छोड़ेंगे, उसके बाद अनस लिखेंगे ANAS, ठीक है। अब मोहम्मद के अंदर आप M में देखेंगे यहाँ पे कि M कहाँ लिखा है, तो M के नीचे जाके M को आप सर्किल कर देंगे, O के नीचे जाके O को सर्किल कर देंगे, H के नीचे जाके H को, ठीक है, D के नीचे D को। स्पेस के अंदर आप कुछ नहीं भरेंगे, और अनस के नीचे A के नीचे A को करेंगे, N के नीचे N को, इसी तरह A के नीचे A को, और S के नीचे S को। इसी लाइन की चीज़ में देखिएगा आप बस। तो इन चीज़ों को जो है आप बहुत अच्छे से गौर से भरिए। इसके बाद नीचे यहाँ देखेंगे आप
यहाँ पर आपका, हाँ यहाँ पे सेंटर कोड होगा, सेंटर कोड बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो आपका सामने लगा होगा उस पर लिखा होगा उन्होंने, नहीं है तो मालूम कर लीजिएगा। बाकी आपके जो हॉल टिकट होता है, आपका एडमिट कार्ड होता है, उस पर भी दे रखा होता है, ठीक है। बाय द वे नहीं है तो आप बड़ा बड़ा करके सामने लिखा होगा बोर्ड के ऊपर, तो उसमें आप जो भी कोड है आपका मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो आप कोड भर दीजिएगा उसे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोड जैसे कितना है 223 है आपका, वो भरा जाएगा 223, ठीक है। 2 के नीचे 2 को हम काला वो कर देंगे आपका कलर, इसी तरह 2 के नीचे फिर 2 को कलर कर देंगे, 3 के नीचे 3 को कलर कर देंगे, और यहाँ पर आपका नाम आएगा, ठीक है। नाम के नीचे आपके वालिदैन का नाम होगा, फादर का नेम, कहीं कहीं मदर का भी होता है तो मदर का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे डेट होगी, तारीख होगी, और उसके नीचे फिर आपका सिग्नेचर होंगे, ठीक है। पेपर का नाम होगा, ठीक है, जो भी पेपर है आपका, और उसके साथ साथ आपके साइन होंगे इसके ऊपर, और साइन होने के साथ साथ जो इन्विजिलेटर है, निगरान है, उनके भी साइन होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो तस्दीक कर देंगे आपकी कि हाँ हमने आप सही भरा है ये। उसके बाद ये एक पेज जो है, इसके पीछे भी एक आधा हाफ पेज है, वो उसको भी भरना होता है आपका, ठीक है। उसको भी ध्यान से भरिएगा आप। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप जो निगरान होंगे वहाँ पे इन्विजिलेटर खड़े होंगे, उनसे मालूम कर सकते हैं। तो क्लास में वैसे 2 इन्विजिलेटर होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। एक खड़े होते देखते रहते हैं और दूसरा जो है राउंड पे रहते हैं। किसी को कोई सवाल है, पेपर से रिलेटेड कोई सवाल हो किसी का, कोई चीज़ समझ नहीं हो, किसी का कोई सवाल है? शाम में ये पेपर सॉल्व करके लाएंगे, यहाँ पूछेंगे। तो सभी बच्चे कोशिश करिएगा कि शाम में जो शाम का जो सेशन होगा उसमें आप लोग इसको सॉल्व करके रखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके रखिएगा जो आपको ये, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करके रखिएगा। जी वालेकुम सलाम। किसका नाम लिखा है? ICH। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें आप, ICH वैसे ICH आप लिख सकते हो, कोई नहीं, आप उर्दू में भी उसके लिख दिए, यानी हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत, ठीक है। और उसके साथ साथ और कोड आपका सही होना चाहिए, जो 223 है ना आपका, ये जो शीट है ना, ये बहुत सही भरी होनी चाहिए बेटा। ये जितना भी आपका सारा काम, ये पूरा जो पेज है ना आपका, ये इसमें 10 से 15 मिनट लग जाए, लेकिन ये सही भरा होना चाहिए आपका। बहुत ध्यान से भरिएगा इसे, ठीक है। और ये कोड जो है पेपर, ये पेपर का कोड है, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड लिखा है यहाँ पर, और बाकी ये सेट नंबर उसी में होगा ABC, ठीक है। तो यहाँ भी सेट लिखा होता है बाकायदा कि इस सेट को, ये तो कोड नंबर आ गया, इसके साथ साथ सेट भी होता है कि सेट A है, B है, C है। कभी कोई और कॉमन भी होते हैं सेट, ठीक है। जैसे उर्दू का पेपर हो गया, इंग्लिश का कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वो कॉमन भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है, उसमें वो सेट एक ही रहता है। मोहम्मद अतर, कोई सवाल है बेटा आपका? बेहतर है पूरा लिखिए, नहीं है तो आप ICH भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ICH भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है आपका। ओसामा अली, कोई सवाल है आपका? जी, पेपर का जो पेज है, इसमें जो सिग्नेचर करने होते हैं, वहाँ पिता का नाम पहले होता है, वालिद बाद में होता है जी। हाँ, तो वो तो खैर हर जगह ही होता है, ठीक है। वालिद साहब का तो नाम पहले ही शुरू भी रखा जाता है, माँ का बाद में आता है, ठीक है। किसका? कोई नहीं, आप देख लीजिए, वो अलग अलग तरीका होता है अलग अलग पेपर का, ठीक है। लेकिन जो जहाँ जैसे जो लिखना है ना, वो सही भरा होना चाहिए। अगर पिता की जगह पे आप अपना नाम लिख देंगे वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से, ठीक है। हाँ, उसमें आप होपलेस मत होइएगा, पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा अच्छे से पहले। वालेकुम सलाम। और उसके लिए सबसे अच्छा है आप वक्त से पहले पहुँचें, सेंटर में वक्त से पहले पहुँचें, ठीक है। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या सवाल है? नहीं बेटा, वो भरना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर चेक करता है, ये आपकी जो कॉपी होती है ना, वो सेट के हिसाब से टीचर के पास जाती है। ए जैसे ए सेट है, B सेट है, C सेट है, तो ए क्या होता है कि बंडल बन जाता है। जब ये बाद में चेक होने जाती है ना, तो पूरा बंडल बनता है बाकायदा। तो ये ए की कॉपी अलग जाती है, B की कॉपी अलग जाती है, C की कॉपी अलग जाती है। तो ये ठीक है, A वाला सेट एक टीचर के पास जाएगा, B वाला अलग टीचर के पास जाएगा, C वाला अलग टीचर के पास जाएगा। जब ये चेक हो जाएंगी फिर उसके बाद फिर मिल जाती हैं फिर बाद में आके। तो इसको खास ख्याल रखिएगा। वैसे कोई मसला नहीं है, अगर छूट जाता है तो वो ऐसी बात नहीं है। वो टीचर तो खैर इतने माहिर होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि बच्चे कर सकते हैं ऐसी गलती, लेकिन ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो तभी साइन करते हैं जब आपने सारी चीज़ भर रखी होती हैं। वो निगरान इसी वजह से होते हैं मौजूद वहाँ पर। उनका काम ये होता है कि आपने जो आंसर शीट है वो सही से भरी है नहीं भरी, उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक। उनकी जिम्मेदारी ये होती है।
रह गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा आपको एक अलग से अटेंडेंस शीट दी जाएगी, उसमें भी आप अपना रोल नंबर होगा या आपका जो शीट नंबर है ना, ठीक है, शीट नंबर भरेंगे आप। शीट नंबर जो आपने देखा होगा OMR शीट है, जो आपकी आंसर शीट है, उसमें एक नंबर होगा देखा होगा आपने, वो नंबर और क्वेश्चन पेपर का जो सेट नंबर है वो आप उसका उसमें लिखना होता है, और उसके साथ साथ फिर आपको साइन करने होते हैं। और कोई लूज शीट अगर भरते हैं तो फिर साइन करने पड़ते हैं आपको। अथर बताइए, अथर आपको कोई सवाल है आपका? आप उसको छोड़ के अगला सवाल कर लीजिएगा, उस वक्त उस सवाल को छोड़ के अगला सवाल देख लीजिएगा, और उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, ये मार्किंग कर लेना कि मुझे बाद में करना है, ठीक है, पेपर पे। जिस सवाल का जवाब पहले पता होगा पहले वो, हाँ वो कर लीजिए, बेहतर उसे कर लीजिए आप, लेकिन सीरीज वाइज चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले सवाल 1 करें, फिर 2, 3, 4, 5। अब मान लो आपको 3, 4 तक तो कर लिए, 5वां आपको सही नहीं, मतलब सही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो 5वां छोड़ दीजिए, 6वां, 7वां, 8वां जब कर लें आप, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर आपको आ गया तो फिर 5वां कर लीजिए, या सबसे आखिर में अगर बाय द वे ऐसा है तो अपना सीरीज वाइज चलते रहिए और लास्ट में उसको देख लीजिए फिर, ठीक है। हाँ, बेहतर है कि उसे खाली ना छोड़ें आप। वालेकुम सलाम। हमारे साथी थे, पूछ रहे थे उसमें हमारा उनका नाम शायद नाम नहीं भरा होगा, उसमें कोड वर्ड सब पढ़ दिया सब। नाम क्या, जो ऊपर जो नाम में, नाम कैसा नाम है, यानी जो साइन करने से पहले जो नाम लिखा जाता है वो उसकी बात कर रहे हैं, या जो आंसर शीट के ऊपर वाला जो नाम होता है जिसमें गोले भरे जाते हैं वो उसकी बात हो रही है? उसका क्या? अब ये तो आपके जो इन्विजिलेटर जो है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सब चीज़ें देखें पहले, ठीक है। इसकी बात करेंगे, यहाँ पे नाम छोड़ दिया उन्होंने लिखना, तो ये कैसे हो जाएगा जब ये सब चीज़ें भरी जाती हैं? बेटा ये सब चीज़ देखी जाती हैं, जो साइन जब के निगरान होते हैं वो साइन तभी करते हैं जब ये सारी चीज़ें सही होती हैं उनकी। ये देखिए है तो गलती बच्चे की है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जो वहाँ मौजूद है कि उन्होंने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब इसका हल ये है कि अगर आपने रोल नंबर सही भरा है तो मसला नहीं है, खैर ठीक है, कि रोल नंबर सही होना चाहिए आपका, लेकिन नाम से तो खैर ये है कि नाम आपका, ये सब चीज़ें आपकी फिलअप होनी चाहिए आपकी हर एक चीज़, बाकी कोई मसला ऐसा नहीं कि रोल नंबर आपका सही होना चाहिए। हाँ, अब ये है कि अगर कोई गलती रह जाती है तो ये, अब उसमें आप ये नहीं ब्लेम नहीं कर सकते उसके निगरान को, सही है, ये उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं करी है आपका, ठीक है, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, ये वक्त जो दिया जाता है 10-15 मिनट का शुरू में जब आके बैठते हैं ना आप, ये इसी वजह से दिया जाता है कि आप ये भरिए ऐसे। पहले ये होता था कि इसी में काउंट होता था, 3 घंटे इसी में काउंट होते थे आपके, ये भी भरना है आपको और पेपर भी करना है। अब ये कर दिया है कि बच्चे को 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं ये भरने के लिए, और ये भरने के लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चे इसे सही से भरे। हाँ, और किसी को भी सवाल? तो अब ये शाम के टाइम में आप जो पर्चा है ना दूसरा जो आपको दिया गया दिखा रहा है, ये आप अच्छे से करके रखिएगा, पहले ही तैयारी होनी चाहिए आपकी, इससे मालूम करूंगा मैं इसमें से आपको सवालात। और इसके अलावा लर्नर गाइड जो है आपको भेज दी गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू के जो तीन आपके जो चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो फ़न मुसव्वरी वाला जो चैप्टर है आपका दौर कदीम वाला, और उसके साथ साथ ये मिडिवल पीरियड जो है आपका वस्ती अहद का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर वाला। और उसके बाद फिर ये जो दौर है आपका तालीम से जो है आपका हिंदुस्तानी तालीम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है, ये 21वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल जो है बनते हैं आपका। और साइंस जो साइंटिस्ट हैं तो कदीम जो आपके दौर के जो साइंटिस्ट हैं उनको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।